महाराज जी, और अब ये भी देखा गया है कि बड़े स्तर पर जो हिंदू अभिभावक हैं, वो भी इस चीज़ को बचपन से ही आम बना देते हैं, सहज बना देते हैं कि अगर उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक चिंतन मनन नहीं करते हैं, व्यवहार उनका आचार-व्यवहार धार्मिक नहीं है, उन्हें जो हमारे कह सकते हैं आधारभूत धार्मिक पूजा-पाठ संकल्प है, नहीं आते। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ से जो गुरुकुल परंपरा है, वो पूरी तरह से लगभग समाप्ति की ओर दिखाई देती हैं, जो एक बड़ा चिंतन का विषय है। और मैं निजी तौर पर देखती हूँ महाराज जी कि हमारे धर्माचार्य जिनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दूर-दूर तक जाती है और अब डिजिटल माध्यम से तो पता नहीं कहाँ-कहाँ तक जाती है। इस पर एकीकृत होकर के बात क्यों नहीं करते कि हमारी जो गुरुकुल परंपरा है, वो वापस आनी चाहिए और उसका विस्तार, प्रचार-प्रसार होना चाहिए पूरे देश में। ऐसा है कि जैसा खाते हैं हम अन्न, वैसा हो जाता है हमारा मन। साधु संत भी अब विदेश जाने लगे और वहीं से पैसा ला करके आश्रम बना करके वही अन्न खाने लग गए। तो वहीं की संस्कृति को फॉलो करेंगे। हमने तो एक बहुत बड़े आचार्य के यहाँ जाने का मौका मिला, देखा। उन्होंने भोजन का समय तक कहा, आप भी भोजन कर लीजिए। तो हमने तो कहा कि नहीं, हम तो अभी नहीं कर पाएँगे। लेकिन उनका बड़ा प्रेम भरा आग्रह था कि चलिए साथ में बैठ तो जाइए। तो हमने कहा चलो साथ में बैठे रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। हमने देखा कि उनका तो खाने का और सब वो तरीका ही पाश्चात्य है। टेबल लगी है, कुर्सी लगी है और उसी तरह से काँटा है, छुरी है, चम्मच है और इतना ही नहीं, वो कागज़ है, उसी से बीच-बीच में निकाल-निकाल करके ऐसे-ऐसे करके मुँह पोंछ लेते थे। ऐसे-ऐसे क्यों करते थे? जिसने चेहरे पे फाउंडेशन लगाया है, वो अगर ऐसे पोंछेगा तो उसका फाउंडेशन निकलने का डर है, इसलिए वो बेचारे पसीना-वसीना ऐसे-ऐसे पु सुखाते हैं। वो भी ऐसे-ऐसे पोंछ रहे थे। इसका मतलब कि फाउंडेशन भी लगा के बैठे। तो जब आप इस तरह से पाश्चात्य अनुकरण करने लग जाएँगे, तो भारतीय संस्कृति कहाँ से रहेगी? और आपका हुँ, आप गुरुकुल भी बना लोगे तो उसमें यही शिक्षा दे दो। हुँ, तो हुँ, समस्या ये है कि बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, काफ़ी गहरे तक हुँ, पाश्चात्य संस्कृति प्रवेश कर गई है और एक धारणा बना दी गई है अभिभावकों के मन में कि अगर तुम्हारा बच्चा टीका लगाएगा, चोटी रखेगा, भारतीय वेशभूषा धारण करेगा, भारत की भाषा बोलेगा, हुँ, तो ये पिछड़ा माना जाएगा। इसलिए प्रगतिशील और एकदम अप टू डेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरे विश्व के साथ तालमेल कर सके और उसके लिए ये सब छोड़ देना और पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा और भाषा अपना लेना ज़रूरी है। तो ये जो बात है वो, और जो ऐसे विद्यालय हैं, बड़ी फीस लेकर के उन विद्यालयों में भर्ती मिलती है और उन विद्यालयों में ऐसा होमवर्क दिया जाता है, पहले माता-पिता का साक्षात्कार ले लिया जाता है कि ये किस तरह से पढ़े-लिखे हैं और क्या है। लगभग हर महीने बुलवा करके भी बात कर ली जाती है। समझ लेते हैं कि ये इस मामले में कमज़ोर हैं। जिस मामले में माता-पिता कमज़ोर होते हैं, वही होमवर्क बच्चे को दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ज़रा घर में जाके मम्मी-पापा से पूछ लेना, और वो बच्चा आकर के पूछता है, वो विषय वो जानते नहीं हैं। तो बच्चे के मन में धारणा बन जाती है कि हमारे माता-पिता तो बहुत बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए फिर वो जो जानकार लोग हैं, उनके संपर्क में आ जाता है। तो बहुत मतलब एक योजनाबद्ध ढंग से हुँ। ये व्यवस्था बनाई गई है और ये पूरे देश में चल रही है। भारत के बच्चे में भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न ना होने पाए, हुँ। इसके पीछे ये कारण। महाराज जी, मैं ये अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप में मैंने चंद्र सी शीतलता भी देखी है और एकदम सूर्य सा तेज भी देखा है। तो ये संतुलन आप लेकर के चलते हैं। मैं आज की पीढ़ी के हिसाब से कहना चाहती हूँ, जो बहुत जल्दी अवसाद में चले जाते हैं, बहुत जल्दी सपने पूरे नहीं होते तो टूट जाते हैं। डिग्रियाँ लेकर के भी एक दिन अचानक अपना उनको आसान लगता है जीवन समाप्त कर लेना। ये जो हमारी पीढ़ी है महाराज जी, जो डिग्रियों की तरफ तो जा रही है, लेकिन एक जो आंतरिक यात्रा है उनकी, वो शून्य है पूरी तरह से। कहीं एक खोखलापन है। तो मैं ये चाहूँगी कि आपका महाराज जी जो आपकी जो किशोर अवस्था थी, आपके मन में जो संबल रहा होगा, वो किस प्रकार का था? जो आप हमारी आज की पीढ़ी के साथ साझा कर सकें, जो बहुत आसानी से अपने अंदर का संबल, चिंतन
मन की शक्ति सब खो देते हैं। ऐसा है कि हम लोगों के यहाँ घर में ही शुरुआत से ही एक शिक्षा दी गई। वो क्या शिक्षा थी? वो शिक्षा ये थी कि जो अनुकूल परिस्थिति होती है उसके बारे में, और जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसके बारे में अपने को समझना सीखना है। जीवन जो है, इनमें दो चीज़ आएंगी तुम्हारे सामने। जैसे एक कदम बढ़ाओगे अनुकूल आएगा, दूसरा बढ़ाओगे प्रतिकूल आएगा। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, यही तुम्हारी चाल। तुमको अनुकूलता के साथ भी तादात्म्य बनाना है और प्रतिकूलता के साथ भी तादात्म्य बनाना है। दोनों को सह करके आगे बढ़ना है, क्योंकि एक प्रतिकूलता के बाद ही एक अनुकूलता आएगी। कदम इसी तरह से क्रमशः चलेंगे। और कोई भी प्रतिकूलता क्षणिक ही है, कोई भी अनुकूलता क्षणिक ही है। इसलिए तुमको दोनों को बराबर समझ करके चलना है। पास होने पर क्या करना है, फेल होने पर क्या करना है, ये दोनों सिखाया गया। तो जब दोनों सिखा दिया जाता है बच्चे को, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। आज जो है, फेल होने पर क्या करना है ये नहीं सिखाया जा रहा। पास कैसे होना है, पास नहीं हुए, अरे राम, बिल्कुल बेकार हो गए। अरे एक बार पास नहीं हुआ, दोबारा हो सकता है और बेहतर हो जाए। जाने कितने लोग कई बार फेल हो गए, उसके बाद पास हो गए, और ऐसे पास हुए कि वो सब फेल होना बेकार हो गया। तो इसलिए ये जो बात है, ये बच्चे को बताई ही नहीं जा रही है। असल में हमको क्या सीखना है? अनुकूल परिस्थिति में तो कोई रह लेगा, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे जिया जाए यही तो सीखना है। विद्यालय इसको सिखा ही नहीं रहे हैं। विद्यालय में एक होड़ मची हुई है, सफलता 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 सफलता, सफलता के मंत्र दिए जा रहे हैं। अरे असफलता के मंत्र दो, कि असफल होने पर कौन सा मंत्र तुम्हारे काम आएगा। असफलता को सफलता में कैसे बदलोगे, इस बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, समझाइश नहीं दी जा रही है बच्चे। और इस बारे में उसको रास्ता ना होने के कारण जैसे ही असफल होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, सोचता है अब दुनिया खत्म। तो उसमें वो कई गलत निर्णय ले लेता है। तो हम लोगों को ये बताया गया था कि सफलता और असफलता जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्रमशः आते रहेंगे, और दोनों को समझ करके दोनों से उबरने का प्रयास करते रहना, और तरीके भी जाने रहना कि इससे ऐसे उबरना, इससे ऐसे उबरना। जब निराशा होने लगे, तो जहाँ 4 लोग बैठ के हँस खेल रहे हों वहाँ पर जाके बैठ जाना। पहले ही बता दिया गया था कि जब तुमको निराशा होने लगे, तो जहाँ 4 लोग हँस खेल रहे हैं जाके वहाँ बैठ जाना और उनकी बात ध्यान से सुनना। थोड़ी देर में निराशा खत्म। ये एक छोटा-सा लेकिन तरीका है, बिल्कुल। अंतर पड़ जाता है। हुँ, आप दूसरे काम में लग गए, मन बदल गया। हुँ, कितनी देर लगती है मन बदलने? हुँ, और जब कोई ऐसा आवेश मन में आ जाए कि अब ये करना है और वो बात गलत हो, तो भी दूसरों के पास दौड़ के चले जाना, अकेले मत रहना, तो वहाँ लोग सँभाल लेंगे तुमको। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को समझाई गई, और उसका हम लोगों ने जीवन में उपयोग भी किया। इसलिए जैसी परिस्थिति आई सबसे आगे बढ़ते चले गए। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि जिसमें कुछ गलत कदम उठाना पड़े। महाराज जी, चारधाम इसलिए यात्रा। हमारा ये कहना है कि बच्चों को असफलता के से जूझने का तरीका सिखाना चाहिए। बहुत सफलता के तरीके तो सभी सिखा रहे हैं। बहुत उत्तम। हुँ। महाराज श्री, अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है, आप गए भी थे। व्यवस्था के लिहाज से पहले से चीज़ें कितनी बदली हैं, कहाँ पहुँची? ऐसा है कि व्यवस्था तो सरकार बना रही है हुँ, और निरंतर काम चला रही है, बन ही रही है। अब देखिए, हम तो 40 वर्ष से चारधाम यात्रा में जा रहे हैं। हुँ, ईस्वी सन 82 में पहली बार गए थे, तब से तो कितना हो गया। अब तब से लेकर अब अगर व्यवस्था का ध्यान दिया जाए, बहुत अंतर आ गया। हर साल कुछ न कुछ विशेष हो जाता है, प्रतिवर्ष कुछ विशेष हो जाता है। तो इस बार भी व्यवस्था ठीक ही थी। यात्रा शुरू हुई, हमने देखा कि पहले दिन बहुत लोग शिकायत करते थे। बिजली नहीं होती थी पहले दिन, पानी नहीं होता था पहले दिन, भोजन के लिए व्यवस्था नहीं बन पाती थी पहले दिन। हुँ, इस बार हमने देखा कि पानी की शिकायत किसी ने नहीं की, बिजली की शिकायत किसी ने नहीं की, और इतनी जगह से लोग आए थे श्रद्धालु, जो भंडारा लगा करके बैठे थे कि अभी-अभी लोग आए हैं, अपने-अपने घर में बना नहीं पाएँगे, तो उन्होंने बन लंगर लगा रखे थे, तो सब खा रहे थे। तो हमने देखा कि पहले दिन कोई शिकायत नहीं आई, इसका मतलब है कि व्यवस्था तो ठीक ही की हुई है, हुँ, और आगे जैसे-जैसे कोई समस्या आएगी निदान करेंगे। हुँ।